एक पूरी पीढ़ी है जिसने आज तक बॉर्डर पे फायरिंग नहीं देखी। ऑल टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। आज की खास बातचीत में हमारे साथ एमएलए डॉक्टर देवेंद्र मन्याल जी मौजूद हैं। इनसे ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करेंगे इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, जो कि रामगढ़ पड़ती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे आपके इलाके के लोगों के क्या कुछ मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर आप विधानसभा में आएंगे सामने, क्या कुछ कहेंगे इससे लेकर? सबसे पहले शुक्रिया मुस्कान, आपके स्टूडियो में पहली बार आया हूँ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और जहाँ तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, नई कॉन्स्टिट्यूंसी है। डिलिमिटेशन में सांबा, विजयपुर और हीरानगर जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उनका कुछ एरिया कार्व आउट करके एक तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी रामगढ़। ऐसी रिजर्व है। इससे पहले सांबा रिजर्व थी, मैं सांबा का एमएलए था। अभी डिलिमिटेशन के बाद रामगढ़ में हूँ। बॉर्डर का इलाका है। ऑलमोस्ट 2 पंचायतें मेरी जो हैं वो है हाईवे पे, बाकी जो 34 मेरी पंचायत हैं वो बॉर्डर पे हैं बिल्कुल। और बॉर्डर की अपनी प्रॉब्लम रहती हैं, प्रॉब्लम्स अपने इशू रहते हैं। और उसमें सबसे बड़ा इशू जो था वो मोदी जी ने 2015 में ही सॉल्व कर दिया था कि बॉर्डर पे एक ऊपर फायरिंग, पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग, सीज फायर वायलेशन करते थे वो। लेकिन अभी लगभग 10 साल से, जब से मोदी जी आए हैं, बॉर्डर पे कोई फायरिंग नहीं होती। वो वाला जो पार्ट है वो हमारा काफ़ी हद तक लोग भूल चुके हैं। एक पूरी पीढ़ी है जिसने आज तक बॉर्डर पे फायरिंग नहीं देखी 2015 से लेकर अभी तक। तो ये आज मेरी अगर रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, हमारे पास सिर्फ लगभग कोई 28 से 30 फाइलें हैं जो इनकम्प्लीट हैं ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स। पेपर नहीं है इसलिए वो कंप्लीट नहीं हो रही। अदरवाइज सभी लोगों को 5.5 लाख रुपया पर फैमिली जो है वो मोदी जी ने उनको दे दिया है। ऑर्डर आया था, उसके तहत डिस्प्लेस्ड पर्सन चाहे वो 47 के हैं, 65 के हैं, 71 के हैं, उनको जो जो ज़मीन उनके पास है, जो उनको 1954 में जब ऑर्डर हुआ था गवर्नमेंट का, जो 47 में डिस्प्लेस हुए थे उनका 54 में ऑर्डर हुआ था, जो 65 में हुए थे उनका 1 साल के बाद हुआ था, जो 71 में आए थे उनको 73 में ऑर्डर हुआ था। जो जो ज़मीन उनको उस वक्त कैबिनेट ऑर्डर से मिली थी, आज वो उसके मालिक हैं। कुछ थोड़ी फॉर्मेलिटी है जो गवर्नमेंट अभी करेगी, क्योंकि उस वक्त जो लैंड थी आज उससे कई गुना ज़्यादा लैंड उनके पास है, लेकिन मालिकाना हक उनको वही मिलेगा जो उस वक्त जब वो यहाँ आए थे। ये 2-3 मुद्दे थे बॉर्डर के एरिया के। ओवरऑल बाकी तो सबके सेम रहते हैं, चाहे पानी बिजली की बात है, बाकी सारी बातें हैं। लेकिन रोड कनेक्टिविटी, बॉर्डर पे फायरिंग, 5.5 लाख रुपया और मालिकाना हक, ये सबसे बड़े मुद्दे चीज़ों को देखकर रामगढ़ के लोगों ने आपको जो है वो चुना है। तो आपने विधानसभा में अभी तक कितनी बातें हैं जो आप रख पाए हैं इन लोगों की? जैसे मैंने कहा आपको कि ये बॉर्डर फायरिंग तो इस इलेक्शन से पहले ही बंद थी और 10 साल से बंद है। लेकिन 5.5 लाख वाली जो बात थी उसमें हमने इस इलेक्शन से पहले भी, जब मैं डिलिमिटेशन के बाद मैं वहीं काम कर रहा था लगभग 2-2.5 साल, उसमें हमने पूरी कोशिश की। मैंने बताया आपको 28 से 30 फाइलें मेरी बची हुई हैं। वो चुनाव से पहले ये तीनों काम हो चुके थे। रोड कनेक्टिविटी की बात की, पिछले 2-2.5 साल में हमने दिल्ली जाके भी कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रांट्स लेके, पैसे लेके, तो हमने मोदी जी के वहाँ पे हमने रिक्वेस्ट की थी कि बॉर्डर एरिया में, क्योंकि आर्मी की मूवमेंट होती है और वहाँ पर थोड़ा सिक्योरिटी का रिस्क रहता है, इन्फिल्ट्रेशन होती है मिलिटेंट्स की, तो रोड कनेक्टिविटी हमने पिछले 2-2.5 साल में लग के काफ़ी अच्छी कर दी है। अभी 10-15% रोड्स ऐसी हैं, छोटे लिंक्स हैं जो अभी हमने कर रहे हैं। बाकी जो मेन जो कनेक्टिविटी है हमारी जम्मू से, सांबा से, हीरानगर से, वो लगभग वो हो चुकी है। और आज की डेट में अगर कभी आपको वहाँ जाना आपका हुआ, आप देखिए आज अगर आपने जम्मू से कठुआ जाना है, तो अगर आप कुंजवानी से भी जाते हैं, वहाँ से आप जाते हैं बिश्नाह से रामगढ़, रामगढ़ से हीरानगर, हीरानगर से सीधा कठुआ, डबल लेन रोड है, बहुत अच्छा रोड है और एडमिशन भी अच्छा है, आसपास खेत हैं, खुला है, पोल्यूशन फ्री है। तो अभी मुझे लगता है कि लगभग 95% से ज़्यादा जो भाई रोड कनेक्टिविटी है वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो वहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कुछ सोचा गया है? वहाँ के लोगों को किस तरह से एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी? एम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा है, वो देखिए वो इलेक्शन में भी है, आप भी जानते हैं एज ए पत्रकार, आपको पता, लोग जो युवा हैं वो शिकायत करते हैं इस बात की। हमने कोशिश की मोदी सरकार में भी काफ़ी कि स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए रोज़गार दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर में दिया जाए, लेकिन तब भी वो नाकाफ़ी है। एज एमएलए भी मैं कहूँगा कि अभी वो नाकाफ़ी है। युवा काफ़ी हैं, पढ़े लिखे, अनएम्प्लॉयड हैं। कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ लग के भी गवर्नमेंट जो अभी जितनी वेकेंट पोस्ट है वो एडवर्टाइज़ कर रही है, उनमें भी लोग लग रहे हैं और
मेरी अभी कोशिश है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक नया ITI बनाने की, फ़ायदा होगा तो अपना रोजगार खुद चला सकते और हैं। इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलें, ये राजनीति से जुड़ी बातें रही, आपसे जानना चाहेंगे आपका किस तरह राजनीति में आना हुआ, राजनीति में किस तरह से आपने कदम रखा? देखिए, मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, और 97 में मैंने हेल्थ सर्विसेज ज्वाइन की थी एज मेडिकल ऑफिसर, और लगभग 17 साल की नौकरी के बाद 2014 में जब मोदी जी आए तो मोदी जी को देखा, उनकी बातें सुन के, उनकी पॉलिसीज़ पे इंस्पायर हो गए उनसे। तो पार्टी बीजेपी ने अप्रोच किया, हमारी SC रिजर्व सीट है, तो SCs में कोई वहाँ लीडर था नहीं, तो बीजेपी ने जब मुझे अप्रोच किया तो मैंने अपनी 17 साल की नौकरी छोड़ी। मेरी लगभग 15 साल की नौकरी तब थी, 2029 में मेरी रिटायरमेंट थी, तो 15 साल की नौकरी छोड़ के आई वॉज 44 दैट टाइम जब मैंने ज्वाइन, 45 जब ये मैंने आपने अपनी जॉब छोड़कर यहाँ स्विच किया, तो आपकी फैमिली ने इस चीज़ के लिए इशू क्रिएट नहीं किया कि आपको यहीं रहना चाहिए? बिल्कुल, मैं एक अच्छी पोस्ट पे था। और जब मैं MLA बना तो जो मेरी सैलरी थी उससे ज़्यादा सैलरी मेरी एज ए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर थी। प्रैक्टिस भी थी, प्रैक्टिस करता था, लेकिन थोड़ा ऐसा था कि आपके सर पर जब माँ बाप का साया होता है तो कुछ डिसीजन आप उनको पूछ के करते हो। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे माता पिता दोनों की 2010 में और 12 में उनकी डेथ हो चुकी थी, तो घर में बड़ा कोई था नहीं, तो डिसीजन मैंने ही करना था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे फादर की डेथ के बाद एक वैक्यूम हो गया था, पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया सांबा में, और ख़ास करके जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, SCs हैं, ST हैं, गरीब हैं, पुअर लोग हैं, मेरे पापा उनमें काम करते थे। मुझे लगा कहीं ना कहीं वो लोग उनको मिस कर रहे हैं कि अब उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, नहीं पड़ता। तो बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कीमती वक्त देने के लिए। तो चलें, हमारे साथ हमारे आज के स्पेशल गेस्ट जो हैं देवेंद्र कुमार जी मौजूद थे। इन्होंने क्या कुछ कहा अपने इलाके को लेकर, रामगढ़ के लोगों को लेकर, ये आपके सामने था। इस पर आप अपनी राय को रखना ना भूलेगा। ज़्यादा जानकारियों के लिए आप लोग देखते रहें अर्ली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाज़त। जय